वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम कराए गए हैं उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8-10-2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके इतने डेट और शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके जो है आज हम लोग इस वीडियो में 8-10-2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी आपका 5, 6 और 7 तारीख के सभी शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्या 5, 7, 8, 10, 12, 13 और n को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। तो इन संख्याओं का माध्य यानी कि मीन संख्याओं के माध्यिका यानी कि मीडियन के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो माध्य है वो असल में किसके बराबर है, माध्यिका यानी कि मीडियन के बराबर है। तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी पहले अंक है वो पहले आरोही क्रम में होने चाहिए। तो ये पहले जो सारे अंक दिए गए पहले से ही ये आपके क्या है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। फिर हमें क्या करनी होती है, बीच की संख्या देखनी होती है। तो बीच की संख्या कौन सी है, 3 संख्या आपका इधर अलग हो गया, 3 संख्या आपकी इधर अलग हो गई, यानी कि बीच की संख्या कौन सी है, 10 है। तो ये आपकी क्या हो गई, मीडियन यानी कि माध्यिका हो गई। क्या हो गई, मीडियन यानी कि माध्यिका। और बोला गया कि जितना मीडियन है उतना ही क्या है, मीन यानी कि माध्य है। यानी कि माध्य का भी आपका मान कितना है, 10 ही है। कितना है, 10 है। तो अगर हम लोग पूरी अंकों का यानी कि पूरी संख्याओं का योग निकाल ले, उनमें से बची 6 अंकों का योग माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी अंकों का योग निकाल लेंगे। तो टोटल अंक कितने, 3, 3, 6, 1, 7 है और उनका माध्य कितना है, 10। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य से टोटल नंबर यानी कि पूरे संख्या से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 70। यानी कि पूरे संख्याओं का योग कितना है, 70 है। उनमें से क्या कर देंगे, जो निश्चित वैल्यू दिया गया उन सभी अंकों का इस योग करके 70 से माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 8, 20, 10, 30, 13, 15, 25। तो 30 और 25 आपके कितने हो जाएंगे, 55। तो 70 माइनस 55 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा। तो 70 माइनस 55 आपके कितने हो जाते, 15। यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 18 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु का घन असमान आयाम वाले 3 छोटे छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। यदि दो घनों के किनारे 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ है यानी कि कोई भी धातु है, वस्तु है, उसे किसी अन्य आकार में परिवर्तित किया जाता है तो हमेशा वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले इस बड़े वाले घन का आयतन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। तो घन के आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा का क्यूब यानी कि साइड क्यूब होता है। किसी भी घन के ये आयतन का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशन में जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप काफ़ी सारे मेंसुरेशन के प्रश्न, मैं तो बोलूँगा कि लगभग मेंसुरेशन के प्रश्न आप बिना फार्मूला के नहीं कर पाइएगा। तो मेंसुरेशन में फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो घन के जो है वॉल्यूम का फार्मूला यानी कि आयतन का फार्मूला भुजा का क्यूब हो जाता है यानी कि साइड का क्यूब। तो यहाँ पर भुजा कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324, 18 का क्यूब आपका कितना हो जाता है, 1532 होता है। कितना हो जाता है, सॉरी 1532 नहीं, 5832। यानी कि 5832 आपका क्या हो जाएगा, 18 का क्यूब होता है। तो ये आपका क्या आ गया, बड़े वाले घन का आयतन आ गया। उनमें से क्या कर देंगे, इन दो छोटे छोटे जो अलग घन है इनका वॉल्यूम का योग क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 9 का क्यूब का 9 के क्यूब का वैल्यू कितना होता है, तो 9 9 नमा 81 नमा 729 होता है। और 15 का क्यूब आपका कितना हो जाता है, 15 15 225, 225 इंटू 15 आपका कितना हो जाएगा,
आपके यहाँ पर हो जाएंगे 3375, यानी कि 15 का क्यूब कितना हो जाता है 3300 आपके 75 हो जाते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, तो योग करने पर कितना आपका आ जाएगा 9 5 14, 7 2 9 1 10, 33 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 33 और 7 आपके 40 और 1 41, यानी कि 4104 क्या कर देंगे इस टोटल घन वाले वॉल्यूम यानी कि आयतन में से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, तीसरे वाले जो छोटा घन है उसका आयतन निकल जाएगा। तो फिर उस पर से हम लोग भुजा निकाल लेंगे, तब हम लोग फिर क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल में से इन दो छोटे घनों का, सॉरी क्षेत्रफल नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम में से इन दोनों दो छोटे छोटे घन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो कितना आपका है 4104, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 1, यानी कि 1728। तो जो तीसरे वाले आपका घन है उसके भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब ही होगा। अब भुजा का क्यूब के टोटल कितना दिया गया है तीसरे घन का 1728, तो भुजा कितनी हो जाएगी, इधर क्यूब है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो 1728 किसका क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब होता है, यानी कि जो तीसरा घन है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए, तीसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो भुजा दी गई है, क्या करेंगे फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, यानी कि क्या करेंगे 6 इंटू 144, तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24 2 और 14 चौक 84 या 2 आपके कितने हो जाएंगे 86, यानी कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका तीसरे वाले छोटे घन का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह का औसत आयु 38 वर्ष थी। एक और आदमी समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष हो जाती है। तो नए सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 5 सदस्यों का 4 वर्ष पहले औसत आयु कितना था 38 वर्ष थी। तो अगर वर्तमान हमें उन 5 सदस्यों को औसत आयु निकालना हो तो क्या करेंगे, उन सभी 5 सदस्यों में क्या हुआ होगा 4-4 साल की वृद्धि हुई होगी, क्योंकि अगर कोई आदमी है उससे अगर 4 वर्ष पहले का अगर जो उम्र होगा और वर्तमान उम्र होगा वो क्या रहेगा 4 वर्ष पहले का और वर्तमान उम्र के अंतर कितना रहेगा 4 वर्ष का रहेगा, यानी कि जितना अगर उम्र उसका 4 वर्ष पहले था उसका 4 वर्ष बड़ा क्या हो जाएगा वर्तमान उम्र हो जाएगा, यानी कि सभी सदस्यों का क्या होगा 4-4 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि पूरे अगर सभी व्यक्ति का 4-4 आयु बढ़ता है तो औसत में भी क्या हो जाएगी 4 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर बोला जाए कि 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी है तो 38,442 यानी कि 42 है, ये तो हमें पता चल गई। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक और आदमी उसमें शामिल करता है, यानी कि जो समूह है वो 6 सदस्यों वाला हो जाता है, तो उसकी वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाती है 44 हो जाती है, यानी कि 5 को का औसत आयु जो है कितना 42 है, लेकिन छठा आदमी उसमें शामिल हो जाता है तो वर्तमान औसत आयु 44 हो जाता है, यानी कि जो छठा व्यक्ति है वो कम से कम तो 44 वर्ष है ही, कितना है 44 वर्ष तो है ही। और जो है ओवरऑल 5 जो सदस्य है उससे औसत आयु से उसके औसत आयु से ये जो है कितना वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष अधिक है। कुल कितने लोगों में से 5 लोगों में से, क्योंकि जो आपका यहाँ पर जो आपका नया जो सदस्य वो कम से कम तो 44 वर्ष का होगा ही, लेकिन जो पहला 5 सदस्य उनके औसत आयु जो नए वाले औसत आयु वो जो है उससे कितना अधिक है तो 2 वर्ष अधिक है। कुल कितने सदस्यों में से 5 सदस्यों में से, तो टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी 5 दूनी 10, यानी कि 44 प्लस 10 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा नए वाले सदस्य की कुल आयु निकल जाएगी। तो 44 और 10 आपका कितना हो जाएगा 54 यानी कि 54 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। तो ये अगर आपको एक लाइन में बनाना है तो इस तरीके से मेथड से बना सकते हैं, या तो फिर बेसिक से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे 44 इंटू 6 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 44 इंटू 6 कर देंगे तो वर्तमान 6 लोगों के कुल आयु का योग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26। उसमें से क्या कर देंगे इन 5 सदस्यों की कुल आयु का योग से माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने सदस्य 5,
और उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना आया था 42। 42 पचे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 4 पचे 20 यानी कि 210। और 264 महीना 210 करेंगे तो वो जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका औसत आयु निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। तो या तो आप एक लाइन में इस तरीके से बना सकते हैं या फिर पूरा बेसिक से भी बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नाव में रखे 25 बक्से की औसत आयु 2 केजी की वृद्धि होती है जब उनमें से 68 केजी वजन वाले बक्से को नए बक्से से बदला जाता है, तो नए बक्से का वजन कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हटाया कितने वजन वाला 68 केजी वजन वाला हटाया, कितने वजन वाला 68 यानी कि 68 केजी वजन वाला हटा दिया, और उसके जगह पर दूसरा बक्सा लाता है तो उसके औसत में यानी कि औसत वजन में कितने की वृद्धि हो जाती है 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। ओवरऑल पहले कितना बक्सा था 2 बक्सा था और कितने की वृद्धि हुई है 2 की। अगर हमें ओवरऑल वृद्धि निकालना है तो कितने की हो जाएगी 25 × 2 करेंगे यानी कि कितने की वृद्धि हो जाएगी 50 की। तो यहाँ पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा नए बक्से की वजन निकल जाएगी। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 5 = 11 यानी कि जो नया बक्सा है उसका वजन कितना है तो 118 केजी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। तो तीसरा और चौथा लगभग आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 मीटर 6 मीटर और 4 मीटर आयाम वाले कमरे की लंबाई, कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करें कि कितना होगा। तो अगर किसी भी कोई भी कमरा है तो कमरा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घनाभ आकार का होता है, वो घन आकार का नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं घनाभ आकार का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी भुजा की लंबाई यहाँ पर अलग अलग दी गई, यानी कि जो कमरा है वो किस आकार का है घनाभ आकार का। तो अगर आपसे बोला जाए कि कोई घनाभ आकार के कमरे में अगर सबसे लंबी छड़ रखा जाएगा तो हमेशा किस आधार पर रखा जाएगा उसके विकर्ण के आधार पर रखा जाएगा। यानी कि अगर हमें सबसे लंबा छड़ रखना है तो उसके विकर्ण पर रखेंगे तभी वह सबसे लंबा छड़ बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है एक तरीके से विकर्ण का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला यानी कि डायगोनल का फार्मूला क्या हो जाता है आपका √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12। लंबाई 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, चौड़ाई आपकी 6 है तो स्क्वायर करेंगे 36, ऊंचाई आपकी 4 है स्क्वायर करेंगे 16, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 × 4 = 10, 6 × 16, 14 × 3 = 17, 1 × 18, 1 × 19, 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। यानी कि जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है 14 मीटर, यानी कि जो सबसे लंबा छड़ रखाएगा उसकी लंबाई 14 मीटर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 400 व्यक्ति के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति आते हैं और खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी या मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति पहले जितना खाता था अब भी उतना ही खा रहा है व्यक्ति के वृद्धि होने के बाद भी। यानी कि कुल व्यक्ति में वृद्धि हुआ फिर भी पहले आदमी जितना खाना खा रहा था, यानी कि मान लीजिए कि पहले आदमी अगर 100 ग्राम खाना खा रहा था तो अब भी वह 100 ग्राम ही खाना खा रहा है, यानी कि उसके खाने में कोई भी परिवर्तन नहीं आई है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल इफिशियंसी या फिर टोटल वर्क या फिर जो भी खाद्य सामग्री हो टोटल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बोल दे सकते हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या करते हैं। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि 400 व्यक्ति का कितने दिन का खाना है 60 दिन का खाना है, लेकिन 35 दिन के बाद 100 और व्यक्ति आ जाता है। यानी कि अगर ये 100 व्यक्ति शामिल नहीं होता तो 35 दिन के खाना खाने के बाद कितने दिन का और खाना बचता, तो 60 - 35 करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 25। यानी कि अगर वो 100 व्यक्ति और शामिल नहीं होता तो उन 400 व्यक्ति के लिए 25 दिन का और भोजन था। यानी कि टोटल कितना भोजन था, तो क्या करेंगे निकालने के लिए 400 × 25। तो इसी अब खाना को कितने लोग खाएंगे, पहले 400 व्यक्ति खा रहे थे अब 100 व्यक्ति की उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि अब टोटल कितने लोग हो गए 500 लोग हो गए। तो इधर टोटल भोजन को
इसी भोजन को 500 व्यक्ति कितने दिनों में खाएंगे वो हमें निकालना है। तो हमें दिनों की संख्या डी से डिनोट कर दिया, हल करेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दो शून्य चला गया, 5 से 25 4 बार में चला जाएगा, यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 23, यानी कि वह पुरुष जो है कितने, यानी कि जो 500 व्यक्ति है वो बाकी बचे हुए भोजन को कितने दिन तक खाएंगे, तो 20 दिनों तक खाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे, पहले बोला क्या जा रहा है। ग्राफ में बोला जा रहा है कि कोई कंपनी एथलीटों के लिए PQR 3 भिन्न भिन्न फ्लेवर वाले नए ऊर्जा पेय यानी कि एनर्जी ड्रिंक का उत्पादन करती है। तो नीचे दर्शाए गए बार ग्राफ में 2001 से 2006 तक 6 वर्ष की अवधि के दौरान तीनों फ्लेवर का उत्पादन दर्शाया गया है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया, प्रत्येक साल में अलग अलग फ्लेवर, एक P प्रकार का फ्लेवर है, Q प्रकार का, एक R प्रकार का फ्लेवर है, और सभी और जो फ्लेवर जो आपका यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो बोतलों की संख्या किस में दी गई है, लाख में दी गई है, और जो बोतल है वो किसके, एनर्जी ड्रिंक के बोतल है। और अलग अलग फ्लेवर का यहाँ पर प्रत्येक साल में दर्शाया गया है कि कितने लाख बोतल इनके बनाए जाते हैं अलग अलग फ्लेवर के। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2004, 5 और 6 में फ्लेवर Q के बोतल की औसत उत्पादन और 2001, 2 और 3 में फ्लेवर P के औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन के बीच का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किसका हमें चेक करना है, 2004, 5 और 6 का, किसके, Q का। तो Q आपका कौन सा है, रेड वाला, कौन सा है, ये रेड वाला, मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, ये रेड वाला। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 2004 में आपके 500 थे, सॉरी 550 यानी 550 थे। 2005 में आपके 500 थे, तो कितने हो जाएंगे, 1050। फिर से आपके कितने थे 2006 में, फिर आपके 550 थे, यानी कि 11 11 5 कितने हो जाएंगे, 1600, यानी कि 1600, ये आपका 1600 लाख कितने थे, बोतल थे। लेकिन हमें क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए। तो टोटल कितने साल का है, 3 साल का। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या हमें देखना है, हमें फिर देखना है 2001 का, 2 का और 3 का देखना है। कौन से फ्लेवर का, P फ्लेवर का, जो आपका कौन सा है, ब्लू वाला है, ब्लू वाला हम लोग देखेंगे। तो कौन सा है, 500 है, फिर आपका 400, फिर आपके कितने 550 है। तो 5 4 9 5 14 यानी कि 1450 है। इनका भी हमें क्या निकालना, औसत। औसत का यहाँ पर क्या चाहिए, हमें अंतर चाहिए। तो अंतर कितना हो जाएगा, LCM 3 और कितना हो जाएगा 150। 3 से 150 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में। यानी कि ये कितने बोत अंतर जो है, कितने का अंतर है, तो 50 लाख का अंतर है। तो यहाँ पर 50 लाख बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 शून्य और पुट कर देंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 827, 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो इस तरीके के प्रश्न मैंने पिछले वाले ही वीडियो में बताया है कि किस तरीके से बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपके 827 है, 1149 है और 1310 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। किसका, 1149 माइनस 827 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 322। फिर क्या करेंगे, 1310 माइनस 1149 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आ गया आपका 10, 10 में से 4 गया 6, और आपके यहाँ पर 12 में से, और 12 में से 11 गए तो 161। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 827 और 1310 का। तो कितना हो जाएगा आपका डिफरेंस, यहाँ पर से आपके हो जाएंगे यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आपके 10, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8, फिर आपके हो जाएंगे 4। यानी कि फिर हमें क्या देखना है, यहाँ पर 322, 161 और 483 का हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ, यानी कि महत्तम समावर्तक होगा। महत्तम समावर्तक जो इन तीनों अंकों का आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना आएगा, तो जब आप गौर से देखेंगे तो 161 से 322 भी कटता है और 448 यानी कि 483 भी कटता है। 322 आपके 2 बार में चले जाएंगे 161 से, और ये 3 बार में चले जाएंगे। 161 तो खुद 161 से कटता ही है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 161, यानी कि आपका आंसर भी 161 ही होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर ओवरऑल परसेंट मेथड से भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पहले रेशियो मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पर रेशियो मेथड से 2 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो मैंने एक CI और SI का एक फुल फ्लेज वीडियो मैंने डाल रखा है इस वीडियो पे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो जाकर देखिएगा। मैंने उसमें रेशियो मेथड, ट्री मेथड और आपके कंजिक्यूटिव मेथड, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये सभी तरीके से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बताया है। अगर आपको इस तरीके से आपको रेशियो मेथड या फिर ट्री मेथड से निकालना नहीं आता तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा उस, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने उस वीडियो में बताया था कि रेशियो मेथड से 2 साल का जो है ब्याज जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशियो आपका होता है 2:1। तो पहले वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाता है, पहले वर्ष का ब्याज हो जाता है 5%। फिर क्या करेंगे, 5 का भी 5% निकालेंगे। तो 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25%। क्या कर देंगे, सामने से गुना करके जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 0.25%, योग कितना हो जाएगा, 10.25% होगा। रुपये में हमें ये जो आपका क्या निकल गया, ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। फिर हमें क्या निकालना होगा, रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 10,000 का 10.25% निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 का 10.25% निकालेंगे। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 चला जाएगा, परसेंट हटाएंगे, फिर नीचे 100 चला जाएगा। 2 2 4 शून्य से 4 शून्य चला गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 1,025 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया रेशियो मेथड। ओवरऑल परसेंटेज का कंजिक्यूटिव चेंज निकालने के लिए, यानी कि परसेंटेज मेथड से अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से बनाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब 2 कंजिक्यूटिव परसेंटेज चेंज हो, परसेंटेज जो है आपका सेम चेंज हो, तब ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला मैंने बताया था 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाता है, 100 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25/100 यानी कि कितना हो जाएगा, 0.25%। यानी कि इन दोनों का योग करेंगे तो ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 10.25%। तो फिर से वापस से 10,000 का 10.25% निकाल लीजिएगा तो आपका 1,025 रुपये आ जाएगा। या फिर अगर आप पूरा फार्मूला मेथड से बनाना चाहते हो तो फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R/100 पावर आपका क्या हो जाता है, T इक्वल टू आपके क्या हो जाते, अमाउंट हो जाते, क्या हो जाते, अमाउंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अमाउंट निकल जाएगा तो क्या कर दीजिएगा, मूलधन से यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कीजिएगा तो इससे भी आप निकल जाएगा। तो ये फार्मूला ये पूरा आपका बेसिक हो जाता है। ये फार्मूला से मैंने रेशियो से भी बता दिया, परसेंट से भी बता दिया, फिर डायरेक्ट फार्मूला से जिससे आपको बनाना है बना सकते हैं। सभी स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 महिलाएं और 8 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 4 महिलाएं और 10 लड़कियां इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। तो अकेले एक लड़की इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, W है, और एक लड़की की कार्य क्षमता कितनी है, G है। और टोटल वर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ये मैं काफ़ी बार आपको ये फार्मूला बता चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो अगर एक महिला की कार्य क्षमता W है तो 8 महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 8W प्लस अगर एक लड़की की कार्य क्षमता G है तो 8 लड़की की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 8G। और दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं, 6 दिनों में। तो इफिशियंसी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को कौन कर रहे हैं, 4 महिला और 10 लड़की कर रहे हैं। तो एक महिला की अगर कार्य क्षमता W है तो 4 महिला की कार्य क्षमता 4W प्लस 10 लड़की की कार्य क्षमता 10G, कितने दिनों में करते हैं, 8 दिन में। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, एक महिला और एक लड़की की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं, 8 से यहाँ पर 8 यहाँ पर कॉमन दिख रही है, यानी कि 8 से ये दोनों 8 आपका चला जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 6W में से 4W जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 2W बराबर 10G में से 6G जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4G।
2 से 4 आपका 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 1, यानी कि एक औरत की कार्य क्षमता 2 यूनिट है और एक लड़की की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यानी कि एक लड़की को करना कितना काम है। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो टोटल करना कितना काम है, एक महिला की कार्य क्षमता कितनी आ गई, अब 2, तो टोटल कितना काम करेगी, 16 काम। एक लड़की की कार्य क्षमता कितनी है, 1, तो टोटल कितना काम करेगी, 8, तो टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर लेगी, 16 और 8 24 यूनिट काम करेगी। कितने दिनों में करती है, 6 दिनों में। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। अब हमें क्या चाहिए, समय। समय निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क आपका क्या है, 24 इंटू 6, और इस काम को, इस टोटल वर्क यानी कि इस कुल कार्य को करेगी कौन, एक लड़की करेगी, और एक लड़की की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे, हल करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 24 छक 144, यानी कि अगर उस पूरे काम को एक लड़की द्वारा किया जाएगा तो 144 दिन का काम होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति 250 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, यानी कि एसपी आपका सेम है। इस लेन देन में हुए लाभ या हानि का मान ज्ञात करें यदि वह वस्तु को 25% के लाभ और दूसरी वस्तु को 25% के हानि पर बेचता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको सभी शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। मैं काफ़ी बार 4-5 बार इस तरीके के प्रश्न बता चुका हूँ, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को किया कीजिएगा हमेशा। तो यहाँ पर जो है पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, ये आपका क्या है, सीपी, फिर आपके एसपी। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 4 यूनिट है तो उसे 1 यूनिट के लाभ यानी कि कितने में बेच दिया जाता है, 5 यूनिट में। और दूसरे वाले वस्तु को क्या किया जाता है, 25% के हानि पर, यानी कि अगर किसी वस्तु का दाम 4 यूनिट है तो उसे 1 यूनिट की हानि यानी कि 3 यूनिट में बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दोनों वस्तु को समान रुपये में बेचा गया, कितने में, 250 रुपये में। लेकिन जब यहाँ पर यूनिट में देखेंगे तो दोनों वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य डिफरेंस है। तो हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 क्या कर देंगे, अपोजिट रेशियो में गुना कर देंगे, और इधर 5 है तो 5 को एसपी बराबर करने के लिए अपोजिट रेशियो में गुना कर देंगे। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 15 एसपी हो गया, यहाँ भी 15 एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गए, समान हो गए। तो यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि कितने का हुआ, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि कितनी यूनिट का लाभ या हानि हो रहा है। तो यहाँ पर 12 रुपये यानी कि 12 यूनिट का सामान कितने में बेचा, 15 यूनिट में, यानी कि कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। और 5 चौक 20 यूनिट का सामान कितने में बेच दिया, 20 यूनिट, 5 दिया 15 यूनिट में, यानी कि 20 का सामान 15 में बेच दिया, तो कितने का हानि हो रहा है, 5 यूनिट का हानि हो रहा है। तो पहला वस्तु जब बेचता है तो 3 यूनिट का लाभ होता है, जब दूसरा वस्तु बेचता है तो 5 यूनिट का हानि होता है, यानी कि ओवरऑल क्या हमें देखने को मिल रहा है, ओवरऑल हानि हो रहा है। तो +3 -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 यूनिट का हानि हो जाएगा। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, इस 2 यूनिट में आपका क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर रुपये में पूछा जा रहा है, तो सॉरी यहाँ पर रुपये में ही वैल्यू निकालना होगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो पहले हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकले तभी तो हम लोग 2 यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है 250 रुपये किसका दिया गया था, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना के बराबर है, 15 यूनिट के बराबर है। तो अगर 250 रुपये का सामान 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। हल कर लेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, लॉस कितने रुपये का हुआ वो हमें पता चल जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, ये कितने बार में, 50 बार में। 50 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 100/3, 100/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 33.33 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस यानी कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी आयताकार संवृत लकड़ी के बक्से का आंतरिक माप 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर है, यदि उपयोग की गई लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो यह कितना स्थान घेरेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितना स्थान घेरेगा, जितना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उनका जितना आयतन होगा, यानी कि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही स्थान क्या करेगा, घेरेगा। और यहाँ पर खास करके बोला गया है कि जो स्थान घेर रहा हो किस में हमें चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। आपको ध्यान रखना होगा जब भी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये सब दिया हुआ रहे, क्यूब रहे यानी कि आपका वॉल्यूम से रिलेशन बना रहा है। जब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर रहे यानी कि रिलेशन आपका किससे हुआ, बनाना चाह रहा है,
एरिया से बनाना चाह रहा है। तो क्यूब रहे तो वॉल्यूम, स्क्वायर रहे तो एरिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें आप पहचान नहीं पाते कि पूछा क्या जा रहा है असल में। तो क्यूब रहे तो वॉल्यूम, स्क्वायर रहे तो एरिया से रिलेशन में बना रहा है। तो यहाँ पर क्यूब है तो क्या हमें निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लंबाई क्या थी, आंतरिक आयाम की लंबाई थी, यानी कि लंबाई जो थी वो मोटाई उसमें जोड़ी नहीं गई है। तो हमें पूरा आयतन निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, उसकी मोटाई भी लंबाई में जोड़नी होगी। तो लंबाई में अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, आयताकार की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, तो आपकी जो मोटाई होगी इधर से भी बढ़ेगी 1 सेंटीमीटर और इधर से भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी, 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से बढ़ेगी। तो कुल लंबाई अब कितनी हो जाएगी, तो कुल लंबाई 31 और 2 कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से सब तरफ क्या हो जाएगी, 2-2 सेंटीमीटर की मोटाई के कारण क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे कि लंबाई अगर पहले 30 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर पहले 18 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। लंबाई अगर पहले यानी कि ऊंचाई अगर पहले 23 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या कर देंगे, सभी को गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम यानी कि आयतन निकल जाएगा। तो गुना करेंगे 25 दूनी 50 और 32 बचे कितना हो जाएगा, 160, यानी कि 16,000 सेंटीमीटर क्यों क्या आ गया, इतना स्थान घेरेगा। वह जो आवृत्ति जो लकड़ी है वो 16,000 सेंटीमीटर क्यों इतना स्थान घेरेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि होती है। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर ज्ञात करें कि कितने का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते कि वह संख्या जो है वो क्या है, यक्स। तो अगर वो संख्या यक्स है तो यहाँ पर बोला गया कि वह संख्या को करने के लिए क्या बोला जा रहा था, शुरुआत में 8 से गुना करने के लिए बोला जा रहा था। यानी कि संख्या अगर पहले यक्स थी तो 8 से गुना करेंगे तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 8x। लेकिन वह संख्या को बाद में क्या किया गया, गुना करने के जगह क्या कर दिया गया, यक्स वाले उस संख्या को 8 से विभाजित कर दिया गया। करना था गुना लेकिन विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, रेशियो में यहाँ पर पुट कर देते ताकि सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि वह जो है यानी कि वह जो है संख्या का आंसर होना कितना चाहिए था और भाग देने पर वह संख्या का उत्तर आया कितना वो हमें पता चल जाएगा। तो यक्स से यक्स आपका चला जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 64 और कितना हो जाएगा 1, यानी कि उसका उत्तर आना चाहिए था 64 यूनिट लेकिन आया कितना, 1 यूनिट आया। यानी कि कितने की त्रुटि देखने को मिल रही है, तो हमें 63 यूनिट की त्रुटि देखने को मिल रही है। आना था 64, आया 1 यूनिट मात्र, यानी कि कितना कम आया, 63 यूनिट। तुलना किससे करना है, 64 से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 16 से काटेंगे, सॉरी 16 नहीं 4 से, तो 4 से ये 16 बार में, कितने बार में, 25 बार में। 25 इंटू 63 करेंगे कितना आ जाएगा, 25 150, 25 दिया 75, यानी कि 1575 बटा 16। 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 नंबर 144, 7 6 13 135, तो 16 8 128, 5 2 7, तो 16 4 64, यानी कि 98.44% की क्या आ गई, आपकी त्रुटि आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 5/8वें भाग से ड्राइव करते हुए अपने कार्यस्थल पर जाता है। वह अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके द्वारा कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला सामान्य समय यानी कि नॉर्मल टाइम कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले 5/8 भाग यानी कि स्पीड जो है कि पहले जो है कितनी थी, अब जो है पहले अब जो है कितने की स्पीड से जा रही है, 5/8 की स्पीड से जा रही है। यानी कि पहले उसकी चाल कितनी थी, 8 यूनिट, अब कितनी हो गई, 5 यूनिट। यानी कि इनिशियल उसका स्पीड 8 यूनिट था और फाइनल स्पीड उसका कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। यानी कि शुरुआती उसकी चाल 8 यूनिट थी, बाद में 5 यूनिट हो गए। और आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि स्पीड जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, यानी कि समय का। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर चाल का अनुपात 8:5 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8। और यहाँ पर समय में अंतर, यूनिट में कितने का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट का वैल्यू कितने मिनट के बराबर है, 36 मिनट के बराबर है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 मिनट के बराबर। हमें क्या निकालना है, सामान्य समय। तो सामान्य समय कौन सा था, पहला वाला, ये आपका सामान्य चाल था और इस सामान्य चाल का सामान्य समय कितना था, 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 25 60 मिनट। लेकिन मिनट में नहीं आंसर, किसमें, घंटा में। तो 60 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे, 1 आवर यानी कि 1 घंटा के बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 27% है। तो उधार दी गई राशि की अवधि वार्षिक प्रतिशत दर की संख्यात्मक मान की 1/3 है। तो प्रतिशत दर ज्ञात करें कि कितना है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो टाइम है वो रेट का कितना है, 1/3 है। कितना है, रेट का 1/3, यानी कि रेट बराबर आपका क्या है, 3t के बराबर है। यानी कि जो रेट है, जो दर है वो किसके बराबर है, 3t के बराबर है। यहाँ पर से और फिर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन जो है कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, P/R/T/100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन कितना था, 100%। रेट कितना है, हमें रेट कितना है आपका, यहाँ पर रेट आपका 3t है। समय कितना आपका t है, बटा नीचे 100। ब्याज कितना लगता है, मूलधन का 27%। तो मूलधन अगर 100% है तो 27% कितना हो जाएगा, 100 का 27। 100 से 100 चला गया, 3×9 = 27। t² बराबर 9, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा, 3। और रेट कितना था, रेट आपका समय का 3 गुना था, यानी कि 3×3 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि दर कितना था, तो 9% था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई नाव धारा की दिशा में बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है, जो P से 24 किलोमीटर की दूर पर है। यानी कि P से Q तक की दूरी, मान लेते कि अगर यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है। फिर आगे बोला जा रहा है कि और फिर बिंदु P से वापस आती है, यानी कि P से Q तक जाता है, फिर Q से P पर आती है। यदि नाव की वास्तविक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की चाल कितनी दी गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला जा रहा है कि तो P से Q तक की पूरी यात्रा में Q से P तक की पूरी यात्रा से 3 घंटे कम समय लगते हैं। तो P से Q तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए समय निकालने का। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर आपके हो जाते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी आपकी यहाँ पर कितनी दी गई है, 24 किलोमीटर। कितनी दी गई है, 24 किलोमीटर। और इसे जो है जब P से Q की तरफ जाता है तो धारा की दिशा में जाता है, और जब Q से P की तरफ आता है तो धारा की विपरीत दिशा में आता है। यानी कि अगर धारा की दिशा में चलेगी तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, हम लोग मान लेते हैं कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर हम लोगों ने फिलहाल मान लिया कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर धारा की दिशा में जाती है तो नाव की चाल कुल कितनी हो जाएगी, 6 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई, धारा की दिशा में नाव की चाल। अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो धारा यानी कि नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 6 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अगर धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाती है तो समय निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो कितना हो जाएगा, 24 बटा 6 - x माइनस 24 बटा, जब धारा की दिशा में चाल जाती है तो दोनों के समय का अंतर कितना हो जाता है, तो 3 घंटे का अंतर है। हल करेंगे यहाँ पर से हमें क्या निकालना होगा, पुटिंग वैल्यू लगाना होगा। क्या पुटिंग वैल्यू x का मान पुट करें, यानी कि क्या चाल माने धारा की कि क्या हो जाए, 24 को पूर्णतः काट दे। तो यहाँ पर x का मान अगर यहाँ पर 6 2 8 6 में से 2 गया 4, हाँ सही आपके। अगर x का मान यहाँ पर अगर 2 मान लेते तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचता है, 4। 4 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6।
छः दो कितने हो जाएंगे 8, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि 6 माइनस 3 तो कितना हो जाता है 3, यानी कि 3 घंटे के ये समय के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चल गई, धारा की चाल यहाँ पर एज्यूम करने पर कितना आ गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू, आपके धारा की चाल कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो अब हमें नाव की भी चाल पता है, धारा की भी चाल पता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब P से Q की तरफ जाता है, यानी कि धारा की दिशा में जाता है और 24 किलोमीटर को उसे 2 घंटे में ही तय करना है, तो समय निकालने का चाल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो कुल दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, और ये कितने समय में पूरा करना है 2 घंटे में, तो कितने की चाल से चलना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें नाव की चाल कितनी होनी चाहिए, तो 12 जो आपके धारा की दिशा में जा रही है, तो धारा की दिशा में कुल जो है चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें से अगर धारा की चाल माइनस कर दे, धारा की चाल कितनी आई थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर इसमें से धारा की चाल माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, नई नाव की चाल निकल जाएगी। तो 12 माइनस 2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, आपके नई नाव की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है, ग्राफ में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में फ्लेवर आर के लिए उत्पादन में वृद्धि या कमी प्रतिशत सबसे अधिक रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर वाला आपका कौन सा है, ग्रीन वाला। तो हमें देखना है कि किसमें जो है सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पर कितना है 450, यहाँ पर कितने हो गए 500, यानी कि यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 50 लाख की वृद्धि हुई, कितने की 50 लाख की। यहाँ पर जो है कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पर जो है प्रतिशत में वैसे हमें देखना है, तो पहले यूनिट में हम लोग देख लेते हैं, संख्या में देख लेते हैं। यूनिट में तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट संख्या दी गई है, तो संख्या में देख लेते हैं। 500 यहाँ पर 600 है, तो कितने की वृद्धि हुई 100 की। यहाँ पर देखेंगे तो ये तो आपका सेम रह गया, तो कोई भी वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है 500 से आपके 500 नहीं 600 से आपके कितने हो गए 450 हो गए, यानी कि 150 की कमी हो रही है। कितने की 150 की कमी। और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ भी कमी हो रही है, कितने की 50 की। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर वृद्धि 50 से तो हमें तुलना करने पर भी ज़्यादा प्रतिशत नहीं आएगी, तो 50 को पहले ही हटा देंगे हम लोग। 100 और 150 को देखेंगे तो 100 में जो है 100 की वृद्धि किसमें हो रही थी 500 में, तो अगर 100 की वृद्धि 500 में होती है तो प्रतिशत में ओवरऑल कितने की वृद्धि होगी, 2 शून्य चला गया, 5 से 100 काटेंगे, यानी कि 20% की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। और फिर जब 2005 में देखेंगे तो यहाँ पर 150 लाख की क्या हुई, कमी हुई, कितने में से आपके 600 में से कमी हुई। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, ये 25 बार में, यानी कि कितने की कमी आई 25% की कमी आई। तो सबसे बड़ी कमी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ये जो 150 वाले में कमी हुई, कौन से साल में कमी हुई, तो 2005 में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है 40 सेब के क्रय मूल्य में 30 सेब बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 40 सेब जितने रुपये में उसने खरीदा था उतने ही रुपये में 30 सेब को बेच दिया। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल रहा है कि 40 सेब का असल में क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। काटेंगे 10 से, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में, यानी कि वस्तु का सेब का क्रय मूल्य कितना आ गया 3 यूनिट, विक्रय मूल्य कितना आ गया 4 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का सामान 4 यूनिट में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का सामान 4 में बेचेगा, यानी कि 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तुलना किससे करेंगे, सीपी से। तो सीपी कितना है 3, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, 100/3 यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 33.33% का लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2001 और 2002 में फ्लेवर आर, तो आर आपके 2001 और 2002, यानी कि आर में आपका ये ग्रीन वाला है। फिर आगे बोला जा रहा है कि कुल उत्पादन के संदर्भ में 2003 और 2004 में फ्लेवर पी के कुल उत्पादन का प्रतिशत कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्लेवर पी कौन सा देखना आपका, 2003 देखना और आपके 2004 देखना, कौन सा फ्लेवर
पी वाला फ्लेवर, ये आपका पी वाला फ्लेवर देखना है। तो पहले इन दोनों का योग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 450 और यहाँ पर 500, यानी कि कितने हो जाएंगे 950, 950। और यहाँ पर जो है इन दोनों का कितना हो रहा है आपका यहाँ पर 550 और यहाँ पर 450, कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 950 जो है, सॉरी किसे तुलना करना है, कुल उत्पादन प्रतिशत किस संदर्भ में, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर 1000 का तुलना किससे करना है 950 से करना है, यानी कि 1000 जो है 950 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है असल में। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा, सुना सुना चला गया, 5 से काटेंगे, ये 19 बार में, ये 20 बार में, यानी कि कितना आपका हो जाएगा 2000/19%। पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो हल कर लेते हैं, 19 आपका यहाँ पर 10 तो 0 100 19 25 95, यानी कि 105.3% आपका लगभग होगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफाई से करना, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग है, तो 1/6 प्लस पूर्णांक है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 4 × 16 3 19/4 माइनस आपके 6×18 1 19/6 माइनस आपके कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 7/3। नीचे का हल कर लेते तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, का यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/25, भाग है गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाती है। तो 1/5 को क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, फिर आपके क्या है भाग, आपके क्या है यहाँ पर 1/5, भाग का साइन है तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगी, इंटू 1/5। हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपका 5 से 25 5 बार में चला जाएगा, 5 से 5 ये आपका चला गया, ऊपर इन दोनों का हल करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 7 दूनी 14, 19 में से 14 गया यानी कि 5/6। इन दोनों का हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका हल करने पर एलसीएम तो आपका 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 19 तिया 57, 57 में से 10 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 47, यानी कि कितने आपके बच जाएंगे ऊपर 1/6 प्लस 47/12, और नीचे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर तो आपके 1/5 हो गए, और यहाँ पर जो है हल करने पर कितना 1/5 है, तो भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1/5 संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 से 5 आपका चला गया, एलसीएम यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 यानी कि 47 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 49, तो 49 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएंगे, यानी कि 12 चौक 48 1 0 यानी कि 12 8 96 4.08 समथिंग आपका आएगा। तो किसके बीच है आपका 4 और 4.1 के बीच है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई दुकानदार किसी ग्राहक को 5%, 10% और 15% की 3 क्रमगत छूट देने के बाद किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार केवल 5 और 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100% का सामान 40% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है, तो 100% का सामान 40% लाभ यानी कि 140% में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वह 5 और 10% की छूट देता है और 15% की छूट नहीं देगा तो कितने की विक्रय मूल्य होगी। फिलहाल तो विक्रय मूल्य 140% है, लेकिन बोला जा रहा है कि 5 और 10% का छूट देता है, 15% का नहीं देता है, तो नया लाभ क्या होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों छूट को इलिमिनेट कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे सिर्फ 15% वाले छूट पर फोकस करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, इस अनुसार आपका नया विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो नया विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकल जाएगा तो हम लोग फिर क्या निकाल पाएंगे, नया लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो 140% आपका क्या है, पुराना वाला एसपी है, उस पर क्या किया जाता है, उससे पहले जो है यानी कि बेचने से पहले उस पर 15% की छूट दी जाती है। तो कोई भी मार्क्ड प्राइस, मैं काफ़ी बार ये बोल चुका हूँ कि सीपी खुद में 100% होता है और मार्क्ड प्राइस भी खुद में 100% होता है। तो 100% वाला सामान जो है कितने में बेच रहा है, 15% में बेच रहा है। तो 100% का सामान 15% छूट में यानी कि कितने में बेचेगा, 85% में बेचेगा। तो हल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85 और 20 × 25 = 100। यहाँ पर आपके कितना हो जाएंगे 14 दूनी 2800/17।
तो ये आपका क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य यानी कि नया एसपी आ गया। तो एसपी में से क्या कर देंगे, सीपी अगर माइनस कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, लाभ यानी कि प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एसपी आपके कितने 2800/17 माइनस क्या कर देंगे 100, कितना आ जाएगा 1700। तो 8×3 1100/17 कितने हो जाएंगे आपके, 17 छक 2 तल से 80, तो 17 चौक आपके कितने हो गए 68, फिर आपके कितने बचे 120, तो 17×7 119, फिर आपका 1, यानी कि लगभग आपका 64.71% आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अ पुडिंग ऑफ मास 900 ग्राम है 3 इंग्रेडिएंट फ्लावर शुगर एंड बटर। मैं आपको ये ट्रांसलेट कर दूंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि अ पुडिंग ऑफ मास 900 ग्राम, यानी कि जो पुडिंग है उसका द्रव्यमान कितना है 900 ग्राम, यानी कि वजन है वो, उसका जो है इंग्रेडिएंट यानी कि उसमें जो है कौन कौन सी वस्तु है, उसमें फ्लावर है, शुगर है, बटर है यानी कि घी है, चीनी और फ्लावर है। और आपके यहाँ पर बोले गए आगे कि देयर इज 3 टाइम्स एज मच एज मच फ्लावर एज शुगर, यानी कि फ्लावर है जो वो शुगर से जो है कितना 3 गुना है, यानी कि फ्लावर जो है वो शुगर यानी कि चीनी से जो है कितना 3 गुना है। फिर आगे बोला गया कि एंड 2 टाइम्स एज मच एज शुगर एज बटर, यानी कि जो शुगर है वो बटर से कितना गुना है 2 गुना है, यानी कि वजन में कितना गुना है 2 गुना है। तो हाउ मच फ्लावर इज देयर इन द रेसिपी, यानी कि फ्लावर की मात्रा जो उस पूरे मिश्रण में कितनी है, यानी कि उस रेसिपी में कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो शुगर की मात्रा यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ कितना 2 यूनिट है। तो हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम करने के लिए यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, फ्लावर 6 यूनिट हो जाएंगे, शुगर आपके 2 यूनिट हो जाएंगे और आपके बटर 1 यूनिट हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर यूनिट का सम कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 यूनिट हो जाएगा। टोटल ग्राम में कितना दिया गया 900 ग्राम, तो काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 100 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 100 ग्राम के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, फ्लावर का भाग चाहिए, यानी कि कितने ग्राम का है। तो फ्लावर कितने ग्राम का है 6 यूनिट का है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 100 ग्राम तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 ग्राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से खोलने पर पाइप की पी आर क्यू पूरी तरह से खाली टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकती है। तो पाइप आर पूरी तरह से भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो प्रारंभ में पाइप पी क्यू और आर एक साथ खोले जाते हैं, तो कितने मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जो है 1 घंटे में भर जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, पी क्यू आर की कार्य क्षमता निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, पी क्यू आर की कार्य क्षमता। तो यहाँ पर दिया गया है कि पी जो है 24 मिनट में भर सकता है, क्यू जो है 36 मिनट में भर सकता है, लेकिन आर जो है वो क्या है, खाली करने यानी कि निकासी वाला पाइप है। तो कितना मिनट में खाली कर सकता है, 30 मिनट में। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 36 30 और 24 का, तो कितना हो जाएगा आपका 120 240 है 360। तो 360 क्या हो जाएंगे एलसीएम, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 240 120 यानी कि 15। 36 360 को 36 से डिवाइड करेंगे 10, 30 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि पी क्यू कार्य क्षमता 15, क्यू की 10 है और आर की 13। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो पी भरने वाली है, क्यू भी भरने वाली नल है, लेकिन आर जो है वो क्या है, खाली करने वाली नल है। तो यहाँ पर बोला गया है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन क्यू को जो है, क्यू वाले पाइप को क्या कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद बंद कर दिया जाता है। और भरने में टोटल कितना समय लगता है, तो 1 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि क्यू जो है, क्यू को बंद किया गया था, लेकिन पी और आर जो है पूरे 1 घंटे तक क्या रहे थे, चालू रहे थे। पूरे 1 घंटे तक पी और आर को बंद नहीं किया गया था। तो अगर पी 15 यूनिट प्रत्येक मिनट भर रहा था और आर जो है प्रत्येक मिनट 12 यूनिट भर रहा था, तो टोटल अगर इन दोनों का 1 घंटा तक खोला रहा तो 1 मिनट में यहाँ पर कितना यूनिट भर रहा है। अगर पी 15 यूनिट भर रहे हैं, आर 12 यूनिट भर रहे हैं, तो 1 मिनट आर खाली कर रहा है, बी 15 यूनिट भर रहा है और आर 12 यूनिट खाली कर रहे हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो प्रत्येक मिनट कितना यूनिट भरेंगे, तो यहाँ पर 15 - 12 यानी कि प्रत्येक मिनट हुआ 3 यूनिट भर रहे। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो अगर 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहे तो 60 मिनट में टोटल कितना यूनिट भरेंगे, तो 180 यूनिट भरेंगे। और टोटल भरना कितना था 360 यूनिट,
ये जो एलसीएम होता है आपको टोटल वर्क वही होता है। तो भरना कितना था 360 और पी और आर मिल के भरे कितने 180 यूनिट, यानी कि बचा हुआ भाग किसने भरा होगा, क्यू ने भरा होगा। किसने भरा होगा बचा हुआ भाग को, क्यू ने भरा होगा। तो 360 माइनस 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, यानी कि 180 यूनिट को किसने भरा, क्यू ने भरा। तो अगर हमें समय निकालना है तो क्या कर देंगे, टोटल वर्क अपन इफिशियंसी करेंगे। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क यानी कि क्यू ने किया कितना काम, 180 यूनिट किया काम, कितने की कार्य क्षमता से, 10 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे आपका समय आ जाएगा कि क्यू कितने समय तक असल में कार्य किया। तो 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि कितना मिनट आ जाएगा 18 मिनट, यानी कि उस नल को, क्यू वाले नल को 18 मिनट के बाद क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। तो 2.1/2 को डेसिमल में लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.5। तो 8.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 को ऑफ से गुना करेंगे, यानी कि 16.5 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 5 = 30, 3 16 × 96 या 3 कितना हो जाएगा 99, यानी कि इतने तक का वैल्यू कितना आ गया 99। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर 1/2, यानी कि 1 दशमलव आपके हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे 1.5 माइनस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1.2, यानी कि माइनस करेंगे इन दोनों का तो कितना आ जाएगा 0.3, यानी कि 0.3 आ जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 × 40 = 41/4 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 5/2 हो जाएंगे। 41 बचे आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा 205/8। डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से डेसिमल में चेंज करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 8 25 40, 50 तो 8 × 48, 8 दूनी 16, 8 25 40, यानी कि 25.625 आएगा। माइनस क्या कर देंगे इसमें से 0.3 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 25.325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25.325, यानी कि इतने पूरे का हल करने पर कितना आ गया 25.325। उसमें क्या माइनस कर देंगे, यानी कि अब क्या करेंगे 27.4 माइनस क्या कर देंगे 25.325 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस करने पर यहाँ पर आपका 5, 9 में से 2 गया 7, आपका यहाँ पर आ गया 3। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 0 पॉइंट, और आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 3 में से तो 3 आपके 0 चले गए तो यहाँ पर 27 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2.075 होगा। इसको क्या करेंगे 99 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने का वैल्यू 99 था और इतने का वैल्यू कितना आ गया 2.075, यानी कि क्या करेंगे 99 माइनस 2.075 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, फिर आपके 9 और यहाँ पर 98 हो गया, 98 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 96, यानी कि 96.925 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2130 रुपये की राशि को 3 हिस्सों में विभाजित करना है। दूसरा हिस्सा जो है पहले हिस्से का 60% है और पहले और तीसरे हिस्से का अनुपात 5:7 है। तो हिस्से कितने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या वो पहली संख्या का 60% है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5, यानी कि पहली संख्या अगर 5 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितनी है 3 यूनिट है। फिर बोला गया है कि पहली और तीसरी का अनुपात जो है कितना है 5:7 है। तो यहाँ पर पहला का दोनों में जो है हमें समान यूनिट देखने को मिल रही है, यानी कि रेशियो में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है टोटल यूनिट का सम कितना हो जाएगा, पहला 5 यूनिट, दूसरा 3 यूनिट, 5 3 8, तीसरा आपका 7 यूनिट। तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15 यूनिट। और टोटल कितना रुपया दिया गया है तो 2130 रुपया। 15 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 1, 6 तो 15 चौक 60, 15 दूनी 30, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 142 रुपये के बराबर है। तो पहली संख्या कितनी है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 142 × 5 तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 14 25 70 1 71, यानी कि 710 रुपया। 142 × 3 करेंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी 14 × 42, 2 × 6, 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 7 98, 1 99, यानी कि ये जो आपका क्या गया तीनों अलग अलग रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल
सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।